कमी है, लेकिन पानी की कमी के साथ साथ गर्मी जबरदस्त पड़ती है और इस गर्मी के समय में सबसे बड़ी चुनौती पानी है। आज सबसे बड़ी चर्चा जो हुई एजेंडे में, जो एजेंडे पास हुए वो तो मैं आपको बता दूंगा। वो चर्चा हुई पेयजल पर, सब अधिकारियों ने अपना फीडबैक दिया। राजस्थान के सारे जिलों की प्रस्तुति हुई, उसमें पाली, जोधपुर, दौसा में पानी की ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी प्रदेश में सब जगह मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया अधिकारियों से कि जब पैसा पास हो गया है, सारे आपको अधिकार दे दिए गए हैंडपंप के, बोरिंग के, तो ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि पानी को लेकर कोई भी कमी कहीं पर नहीं आए। कंटिजेंसी प्लान में खुद चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री जी ने जब कैबिनेट में बात हुई, डायरेक्शन दिया कि आप चाहे कितने भी टैंकर करने पड़े, टैंकर को लेकर यदि जनता को मना करता है कोई अधिकारी, ऐसे में कलेक्टर्स की जिम्मेदारी बनती है। कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हो गया कि कलेक्टर्स मॉनिटरिंग करे, अधिकारी मॉनिटरिंग करे, प्रभारी मंत्री मॉनिटरिंग करेंगे, सब चाक चौबंद रहेंगे, पानी की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पाली में ट्रेन से पानी पहुंच रहा है, जहां भी जरूरत होगी पूरे राजस्थान में चाहे ट्रेन से पानी पहुंचाना पड़े, बोरिंग और हैंडपंप तुरंत किए जाए, लेकिन पानी की कमी कहीं पर भी नहीं आए। सब जगह पैसे उपलब्ध करा दिए गए। और जल जीवन मिशन को लेकर पूरे देश में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इस बात की आ रही है कि रेट बढ़ गई है, टेंडर ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर भी रेट्स बढ़ा दी गई है और जल्दी उस पर भी आपको रिजल्ट आएगा। बिजली का जो संकट आया था उसमें मुख्यमंत्री ने, कैबिनेट ने आज साफ डिसीजन ले लिया कि अब बिजली का संकट बहुत कम है और 5% की कमी है, लेकिन उसको भी पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है। और कोयले को लेकर भारत सरकार की तरफ से जो दिक्कत आई थी, केंद्र सरकार ने रैक कम किए राजस्थान के, लेकिन इसके बावजूद हमारा राजस्थान का अधिकारी, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो रैक कम की गई है, इसमें मैं इतना कह सकता हूं कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है। 16 राज्यों में कोयले की कमी आई थी, अकेला राजस्थान नहीं है। बार बार विपक्ष कहता है, बीजेपी के लोग कहते हैं कोयले की कमी के लिए राजस्थान जिम्मेदार है। राजस्थान जिम्मेदार नहीं है, कोयले की कमी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ऐसे में केंद्र सरकार मॉनिटरिंग करे और केंद्र सरकार की भूमिका होती है कि सबको कितना कितना कोयला मिलना है, वो तय किया गया। नरेगा को लेकर राजस्थान नंबर 1 पर है और राजस्थान में 731 करोड़ का व्यय लेबर में किया जा रहा है। राजस्थान नरेगा में नंबर 1 है। नरेगा में भी मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर कहा कि गर्मी जबरदस्त है, इसलिए घंटे कम कर दिए जाए। लू लगने से कोई भी बीमार नहीं हो मजदूर, क्योंकि सब जगह लू की बड़ी शिकायतें आ रही है, बीमारी फैल रही है। कोई भी आदमी लू के कारण डेथ हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, बीमार नहीं हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, इसलिए यह तय किया गया। अकाल राहत और चारा प्रबंधन, चारे की आपूर्ति को लेकर सारी बात हुई है। गोपालन विभाग को पैसे दे दिए गए हैं, गोपालन विभाग की जिम्मेदारी तय की गई है। चारे को लेकर पूरे राजस्थान में, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी अधिकारी कान खोलकर सुन ले, यदि पुलिस के अधिकारी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी कोई भी चारे की गाड़ियों को रोकेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनको रोकने का हक नहीं है। चारे की गाड़ियां रोककर ये इस तरह की यदि कहीं शिकायतें आती है, वसूली होती है, गड़बड़ होती है, तो सरकार इस तरह की शिकायतों को दूर करती है। मंत्री अलर्ट मोड पर है, एमएलए अलर्ट मोड पर है, कई जगह मंत्रियों ने डायरेक्ट कार्रवाई की है। ऐसे में जो भी व्यक्ति चारे की गाड़ियों को बेवजह रोकेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चारे की गाड़ियां रोकने के अलावा ये आप मानकर चलिए 1 और 2 जून को बजट इंप्लीमेंटेशन मीटिंग रखी जाएगी। बजट इंप्लीमेंटेशन मीटिंग का मतलब ये, इसके बाद बोल देना, अभी आप बोल देना, कोई जल्दी आराम, बहुत पड़े हो मुद्दों। इंप्लीमेंटेशन मीटिंग, बजट इंप्लीमेंटेशन मीटिंग अभी जब ये होगी तो उसमें सारे मंत्रियों को अपने अपने डिपार्टमेंट का पूरा प्रेजेंटेशन देना होगा। उस प्रेजेंटेशन में मंत्री प्रेजेंटेशन देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा, तैयारी करेंगे अपने विभाग की प्रस्तुति मंत्री देंगे। खुद चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने कहा है, और उनका जो शासन सचिव है डिपार्टमेंट का, वो उसमें उनकी मददगार होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन मंत्री को देना होगा। मंत्री की जिम्मेदारी उस विभाग में राजस्थान की कोई भी कमियां हो तो दूर करे। मान लीजिए फूड डिपार्टमेंट मेरे पास है, एनएफएसए का पोर्टल बीच में हमने खोला, थोड़े दिन बाद वो बंद हो गया क्योंकि उसकी आप जानते हैं स्पीड नहीं है, तो हमने 15 दिन डेट बढ़ा दी। लेकिन हमने कहा ई मित्र वाला 50 रुपए से ज्यादा नहीं लेगा। कांग्रेस बीजेपी के नेता जो फार्म इकट्ठे कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा फार्म इकट्ठे मत करो दोस्तों, ई मित्र वाले के वहीं बैठो, वहीं कैंप लगाओ। कोई गरीब है तो उसके 50 रुपए आप दे दो, आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो। फार्म इकट्ठे कर लो, उसका जमा नहीं करोगे, फार्म पड़ा रह जाएगा।
ये पाप है। हमने 15 दिन बढ़ाए, मुख्यमंत्री जी से बात करके, सीएम साहब से, गहलोत साहब से, इसलिए बढ़ाए कि एमएनएफएसए का लाभ मिले। और सुन लीजिए, ये जो खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून है, ये लोगों के आंसू पोंछने वाला है, गरीब की भूख मिटाने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार 4 करोड़ 46 लाख लोगों को आज गेहूं मिलता है राजस्थान। हमने ये डिमांड की केंद्र सरकार से, मुख्यमंत्री ने 8 बार पत्र लिखे, चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि हमारा गेहूं आज की जनगणना के अनुसार हमको दो, या फिर आप हमको ये अधिकार दो कि 4 करोड़ 46 लाख लोगों को जो गेहूं मिल रहा है, उनमें से हर महीने 30 लाख लोग ऐसे जो गेहूं नहीं उठाते। गरीब आदमी कह रहा है मैंने दे दो साहब, उठा को नहीं रही हो, हम उसको दे नहीं रहे हैं। तो आप संख्या हमारी उतनी रखो, लेकिन जो उठाने नहीं आ रहा उसके लिए हम दूसरे को दे सकें, जो डिमांड कर रहा है गरीब आदमी है। इसमें भी केंद्र सरकार कई बार तैयार नहीं होती है। आज जो हमारे फैसले लिए गए, उन फैसलों पर मैं इतना कह सकता हूं, एक बात मैं आपको और कह दूं, आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आए और बड़े बड़े नेता आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे और आकर उन्होंने कहा था वैक्सीनेशन हमने फ्री कर दी। वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में नेहरू जी के टाइम से फ्री है, कोई एहसान बीजेपी नहीं कर रही है, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन फ्री है। हम जेपी नड्डा जी से उम्मीद कर रहे हैं कि वापस वो आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी, आपको सौगंध है हिंदुस्तान की उस जनता के वोट की कि आप आगे बढ़कर ये बताइए कि आपने चुनाव से पहले कौन कौन से वादे किए थे। 8 साल आपकी सरकार को पूरे हो रहे हैं, उनमें से कितने वादे आपने पूरे किए, हम आपको बताएंगे हमने कितने वादे पूरे किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी बजट घोषणा में जब 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, जब 1.5 करोड़ महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट फोन देने की तैयारी कर ली, जब उड़ान योजना में जो ममता जी डिपार्टमेंट की, उसमें 1.5-2 करोड़ महिलाओं को उड़ान योजना में पैड फ्री कर दिए गए। 12 लाख लोगों को हम बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन देते हैं। हमने बिजली जो फ्री की है 50 यूनिट, उसमें 1000-1200 रुपए का आप बिल कम हो गया लोगों का। और ये लोगों ने हाथ खड़े करके बताते हैं, किसान को हम 1000 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं हर महीने, उससे उसके 0 बिल हो गया। आप मुझे ये बताइए, जेपी नड्डा जी की जिम्मेदारी नहीं है वो केंद्र सरकार के कामों का हिसाब दे? बार बार राजस्थान में आते हैं, आग लगाकर चले जाते हैं। एक ही बात कर रही है बीजेपी, और वो बात कर रही है धर्म की। भाई साहब, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में लड़ाई नहीं है, लड़ाई वोट की है। पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी के लोग पाप कर रहे हैं। आजादी को सिर्फ 75 वर्ष हुए, आजादी के बाद हम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये भारत सतयुग से चल रहा है, सतयुग में तो जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद त्रेता में भगवान राम आए और भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मालिक कहलाए। और द्वापर में भगवान कृष्ण आए, उनकी लीला पूरी दुनिया ने देखी। अब ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में तो महान हो गए लोग। जब जब बीजेपी सत्ता में आती है, सरकार में आती है, तो अचानक हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है। और कांग्रेस का जब सरकार होती है तो हिंदू खतरे में नहीं होते। मैं हिंदू हूं, मेरे से बड़ा हिंदू कौन होगा? हम अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। तो बीजेपी ये बता दे कि जो भारत है वो तो सतयुग से चल रहा है और भगवान राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो आप ये जो बंटवारे की राजनीति करके लोगों की रोटी छीन रहे हो, महंगाई के मुद्दे पर लोगों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर रहे हो। आपके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं तो आप जवाब दे दो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, और धर्म के नाम पर आप जो दंगे फसाद की राजनीति कर रहे हो। बीजेपी के लोगों को सुन लो, जल्दीबाजी कर दी, 1.5 साल चुनाव के बाकी है, 1.5 साल से ज्यादा। बीजेपी यदि यही राजनीति दंगे फसाद की 6 महीने पहले चालू करती तो लोग नहीं समझ पाते। लोगों के समझ में आ गई कि सिलेंडर 1000 पार है, पेट्रोल डीजल पर 27 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने कमा लिए, जनता की जेब काट ली, खाने पीने की हर चीज महंगी हो गई। इनसे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने यह पूरा एजेंडा तैयार किया। इस एजेंडे से सावधान होना है। राजस्थान की सरकार गुड गवर्नेंस की, राम राज्य की, मर्यादा की बात करती है। वो काम हम कर रहे हैं, उस काम में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज जो हमारे फैसले लिए गए हैं वो फैसले ममता जी आपको पूरे बताएगी। ये फर्स्ट 4.5 करना ही अपने आप में पहली बार राजस्थान के अंदर ये मिसाल बनी है कि जो हमने कहा है वो करने का प्रयास किया है। बहुत जल्दी हमारी 100% घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृति जारी होकर राजस्थान की जनता को वो तमाम घोषणाएं जो राजस्थान की जनता के लिए जरूरी थी, जो मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों के लिए राजस्थान की जनता की मांग के आधार पर विधानसभा में घोषणा की, उनको पूरा हम लोग करेंगे। पहली बार ये 2 दिन का हमारा कैबिनेट का मंथन जो होगा वो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा निर्णय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि मंत्री स्वयं बैठ के सारे अपने विभागों की चर्चा करके और 2 दिन तक बजट के ऊपर क्या हमने किया, क्या नहीं किया, क्या और करना चाहिए, इन तमाम चीजों के ऊपर खुला चर्चा हम लोग करेंगे राजस्थान की जनता के लिए। आज हमने मुख्य फैसले जो लिए हैं वो शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद योग्यता में शामिल होंगे, सीपीडी एंड डीपीएड एवं बीपीएड, इन
सूचना सहायक सहायक प्रोग्रामर के लिए बढ़े पदोन्नति के अवसर। अब एनालिस्ट कम प्रोग्रामर पद पर 80% पदोन्नति से भरे जाएंगे। HCM रीपा में सीनियर प्रोफेसर के पद स्वीकृत होने से बढ़ेंगे पदोन्नति के अवसर। पूजला जोधपुर का राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं प्रशिक्षण केंद्र पुनः राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय शाखा सेवा नियम 2022 मंत्रिमंडल द्वारा पारित एवं न्यायालयों एवं पदों की सूची होगी अपडेट। राजस्थान न्यायिक अधिकारी चिकित्सा सुविधा नियम 2008 में संशोधन किया गया और मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में कई दिशा निर्देश देके हम लोगों को हम सब लोगों को निर्देशित किया है, मंत्रियों को राजस्थान की जनता के लिए कार्य करने के लिए। पानी, बिजली, नरेगा, चारा, जो इस समय गर्मी के मौसम में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, इन तमाम मुद्दों पे प्रताप जी ने आपको सारी चर्चाएं बताई। मोबाइल ऐप के द्वारा नरेगा का जो मॉनिटरिंग की जा रही है उसमें भी हम लोग 85% हमारा नरेगा के अंदर अटेंडेंस है। तो मैं समझती हूँ राजस्थान नरेगा के अंदर प्रथम राज्य है। तमाम चीजों के ऊपर हमने बात की। हमारी सरकार गुड गवर्नेंस की सरकार है और निश्चित तौर पे हमारे फैसले राजस्थान की जनता को समर्पित करने वाले फैसले हैं। मुख्यमंत्री जी सदैव राजस्थान की जनता के हितों के निर्णायक फैसले करते हैं, माइलस्टोन वाले फैसले करते हैं। मैं आप तमाम साथियों की तरफ से निवेदन करना चाहूंगी कि जो सरकार की नीति है, जो सरकार की भावना है, जो सरकार की क्रियान्वित करने का तरीका है, उसको आप जनता तक पहुंचाएं और हमारे मंत्रिमंडल की, हमारी कैबिनेट के जो फैसले हैं उनको आज हम लोगों ने आपके सामने रखे, चर्चाओं को रखा है, उनको आप आम जन तक पहुंचाएं। ये निवेदन हम सभी पत्रकार साथियों से, मीडिया के साथियों से करना चाहते हैं। धन्यवाद। देखिए, एक बात मैंने कल भी कही थी, आज फिर कह रहा हूं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जब 2 उपचुनाव हुए, वल्लभनगर में इनकी जमानत जब्त हो गई, धरियावद में तीसरे नंबर पर रहे, उसके बाद इन्होंने षड्यंत्र से प्लान किया कि अब हमारे पास एक ही मुद्दा रह गया, दंगे फसाद कराओ और वोट पक्का करो। अब बीजेपी ने नया काम शुरू किया। आदरणीय भैरव सिंह जी जो उपराष्ट्रपति रहे हिंदुस्तान के और राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अपनी मेहनत से उन्होंने बीजेपी को, जनसंघ को खड़ा किया। उनके अंतिम दिनों में मेरी उनसे बहुत चर्चा होती थी। बीजेपी के लोगों से वो बहुत नाराज थे। आप खुद जानते हो, जयपुर से जोधपुर जब वो निकले थे, ये बीजेपी के नेता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज उनका नाम लेकर अपना वोट इफेक्ट करना चाहते हैं राजस्थान का, तो उनकी आत्मा को जितना बीजेपी ने दुखाया उतना तो किसी ने दुखाया ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी मुझे बता दे कि राजस्थान में अपना शासन रहते हुए उन्होंने भैरव सिंह जी के नाम से कौन कौन सी योजनाएं की, कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम रख दिए, कितने हवाई अड्डों के नाम रख दिए। केंद्र की सरकार आपकी है तो भैरव सिंह जी के लिए कुछ करके भी दिखाओ। बातें बड़ी बड़ी करते हो, ऐसे थोड़ा ना होता है कि जब नाम चुनाव आने लगे तो भैरव सिंह जी की भी उसकी जो लेगेसी है उसका फायदा उठा ले। तो भैरव सिंह जी तो लास्ट में नाराज थे, बहुत ज्यादा नाराज थे। उन्होंने कहा जिनको मैंने तैयार किया आज वो राजस्थान का क्या भला करेंगे, वो मेरे साथ ही नहीं है, जो मेरे से मिलने की उनको फुर्सत नहीं है। और लोगों ने इनसे दूरी बना ली। जब वो जयपुर से जोधपुर गए उनकी आत्मा रोई और उन्होंने तो बीजेपी के भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े कटाक्ष किए और बहुत नाराज थे। इसलिए भैरव सिंह जी का नाम लेकर यदि अब बीजेपी राजनीति करती है तो बीजेपी सावधान हो जाए। अखबारों की कटिंग है, पुराने वीडियोज पड़े हुए हैं, इस गलतफहमी में नहीं रहे। वो सारा का सारा वो सामने आएंगे तो हंगामा हो जाएगा राजस्थान में। इसलिए बेवजह आप वो उनकी आत्मा स्वर्ग में है और उनकी आत्मा को यहाँ दुखाओगे तो माफ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ये झूठ बोलना बंद करे बीजेपी। और ये नाटक करती है ना भैरव सिंह जी का नाम ले लेकर, इनको नाम लेने का हक नहीं है भैरव सिंह जी का, क्योंकि भैरव सिंह जी के अंतिम दिनों में बीजेपी के नेताओं ने उनसे दूरी बना ली थी और उनको परेशान किया। देखिए, जांच चल रही है, जांच में जो निर्णय होगा उस आधार पे उनके बेटे के ऊपर ये केस लगा हुआ है, तो जो जांच चल रही है उसका जो निर्णय होगा उस आधार पे आगे कार्रवाई होगी। आप जब सतीश पूनिया जी ने ध्यान दिया था, उसके बाद एक ध्यान के मुद्दे पर आप विधानसभा के बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस मुद्दे पर आप कह रही हैं जांच हो जानी चाहिए और आपने कहा था कि उनको पद छोड़ देना चाहिए। उस बयान के ऊपर आपने कहा था कि पूनिया जी को पद छोड़ देना चाहिए। अब आप कह रही है कि जांच हो जाए। देखिए, पूनिया जी ने कहा कि काली लड़की को, काली दुल्हन को मेकअप करना, ये सब चीजें एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए शोभा नहीं देती है जो उन्होंने बोला था इस तरह का। इसलिए हमने क्या, राजस्थान की औरतें काली होंगी तो क्या वो खराब है?
क्या काली औरत को मेकअप करके बाहर निकलने के लिए वो कह रहे हैं कि तभी वो सुंदर लगेगी? तो महिलाओं के लिए अमर्यादित बात उन्होंने बोली थी, इसलिए हमने तमाम कांग्रेस की महिला विधायकों ने मिलकर उनके खिलाफ उस दिन प्रदर्शन किया था। वो हमारा लाजमी था और उन्होंने अपनी बात को स्वीकार भी किया कि मैंने गलती कर ली। अगर वो ये नहीं स्वीकार करते कि मैंने गलत नहीं बोला तो शायद हम गलत हो सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद ने माफी मांगी इस मुद्दे के ऊपर कि मैंने गलत बोला है और मैं अपनी बात को वापस लेता हूं, तो हमारी बात लाजमी थी। गणेश गोगरा ने इस्तीफा दिया, 100 जनों के नाम लेकर। देखिए, गणेश गोगराज जी हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बहुत क्रांतिकारी नेता है, यंग लीडर है। मेरा ये मानना है कि ये जो हमारे एमएलए के खिलाफ कहीं भी मुकदमा दर्ज हुआ, उसको लेकर जनता के मुद्दे को लेकर वहां पर घेराव हुआ, और घेराव में जब कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए होता है तो उसको पहुंचना पड़ता है, जो मेरे पास सूचना है, पूरी सूचना मेरे पास भी नहीं है। ऐसे में यदि गणेश गोगरा वहां बाद में पहुंचते हैं और पहुंचकर और उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लेती है, हो सकता है हुआ नहीं हुआ मुझे पता है, लेकिन मेरा मानना है, और कहीं गणेश गोगरा नाराज हो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम गणेश गोगरा जी से बात करेंगे और आप मानकर चलिए उनका सम्मान रखना, उनकी बात को सुनना, बात को सुनकर एक एमएलए जनप्रतिनिधि होता है, उसका सम्मान सुरक्षित रखना सरकार की और हम सबकी जिम्मेदारी है। आज यदि एमएलए नहीं जाएगा जनता के बीच में तो कौन जाएगा? कल उसके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, पानी की प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, तो गणेश गोगरा जी के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को शॉर्ट आउट किया जाएगा और सम्मान के साथ गणेश गोगरा जी का हमेशा सम्मान रहेगा और उनका कहीं नाराजगी तो नाराजगी दूर की जाएगी। जी, ये अचानक कैसे हो रहा है? महेश जी के बेटे पे रेप के आरोप है, महेंद्र चौधरी का भाई हत्या में गिरफ्तार हो जाता है, एक विधायक है वो मारपीट के जेल में चला जाता है और गणेश गोगरा अधिकारियों को बंद कर देता है, अचानक क्या हो रहा है? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, राजनीति में ये दौर चुनौती का है और ऐसे में ये क्रूशियल टाइम आते हैं और ये क्रूशियल टाइम आया है तो कहीं पर भी कहीं आरोप प्रत्यारोप केस इस तरह के मुकदमे, पुलिस मुकदमे होंगे, तो उनमें ये मानकर चलिए कि सरकार अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन एमएलए का सम्मान भी सुरक्षित रखना, जनता के काम करना हमारी जिम्मेदारी है। इन सब के बीच में मैं एक प्रॉमिस कर सकता हूं, सरकार 200 विधायकों में से जो 101 विधायक जिसके साथ आते हैं उसकी बनती है, ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन विपक्ष भी ये तय कर ले कि विपक्ष का काम सिर्फ आग लगाना नहीं है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाना नहीं है, विपक्ष का काम भी राजस्थान में अमन चैन और भाईचारा बनाए रखना है। विपक्ष जिस ढंग से झूठ बोलने में कीर्तिमान बना रहा है, लगातार झूठ के जनरेटर के रूप में बीजेपी के लोग होड़ लगी हुई है झूठ बोलने की, और बीजेपी में देखिए आप सुन लो, अंदर खाते सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इनमें भी इंटरनल वॉर चल रहा है। इसीलिए जो लोग भैरू सिंह जी का नाम नहीं लेते थे उन्होंने भैरू सिंह जी का नाम लेना शुरू कर दिया, जो ले रहे थे उन्होंने लेना बंद कर दिया। तो आपने कहा कि महेश जोशी के बेटे के मामले में पुलिस जांच करेगी, मामला साफ हो जाएगा, पर आज मंत्री के बेटे को दिल्ली में पेश होना चाहिए था, वो नहीं हुए, तो आपने जब कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें वहां पर ये सवाल उठाया कि आपके बेटे की वजह से सरकार की। देखिए, पुलिस उनको ढूंढ रही है, वो कोई महेश जी ने तो उनको कहीं छुपा नहीं रखा, ना रोक रखा कि वो कहीं महेश जी ने उनको ही कर दिया कि वो नहीं मिल रहे। पुलिस उनको ढूंढ रही है, जब भी वो मिलेंगे उनसे पूछताछ की जाएगी और जो सच होगा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। ढूंढ रही होंगी पुलिस, मुझे तो नहीं लगता कि जो भी उनके घर, पुलिस अपना काम करी। पुलिस को ना तो हमारी सरकार जो राजस्थान की है वो सरकार कभी भी पुलिस का दुरुपयोग नहीं करती, जैसे केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे न्यायालय कोर्ट्स हो। भारत सरकार हर एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, जबकि राजस्थान के अंदर ये परिपाटी नहीं है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर, क्योंकि इसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं दूंगी, वो अपना काम कर रही होगी।